गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सेल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी की थी। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी बॉडी, और ये प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम्स। ठीक है बेटा। गोल्जी बॉडी जो है ये यूनिट मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है और सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये इनकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी और उन्हीं के नेम पर इनको गोल्जी बॉडीज कहते हैं। तो इनकी ये स्ट्रक्चर है जो सेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। ठीक है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये पाए जाते हैं। जो गोल्जी बॉडीज है बच्चों, ये भी 3 स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं। सिस्टर्नी, ओके। सेकंड जो बी है वो है वेसिकल, एंड सी है ट्यूब्यूल्स। ठीक है बच्चों। तो गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन भी सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स से होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ये सिस्टर्नी से बनी हुई है, ये वेसिकल्स है और ये ट्यूब्यूल्स है। ठीक है बेटा। तो गोल्जी बॉडीज का ये जो भाग है जो कॉन्वेक्स होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, इसे हम कहते हैं सिस फेस और फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ठीक है। और ये जो पार्ट है जो कॉन्केव होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेज कहते हैं। और बच्चों ये है वेसिकल्स, ठीक है। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी की। ठीक है बेटा। तो मेन क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिक्रेशन निकलते हैं तो वो वेसिकल्स में पैकेज होते हैं और सिस फेस से होते हुए जो है ट्रांसफेस वाला जो पार्ट है वहां से रिलीज होते हैं और सेल से सिक्रेट होते हैं। यानी कि एक ट्रांसपोर्ट मीडिएटर का काम करता है गोल्जी बॉडी। ठीक है बेटा। तो ये इनका मेन फंक्शन है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। गोल्जी बॉडीज के जो अदर फंक्शंस क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सेल्स में इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लांट सेल्स में इन्हें हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फंक्शंस की बात करते हैं। तो इनका काम है पैकेजिंग करना, सेल से सिक्रेशन करना। ठीक है। और जो स्पर्म्स होते हैं उनके एक्रोजोम पार्ट को बनाना। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों से ही लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कई दूसरी जो माइक्रो बॉडीज होती है उनका फॉर्मेशन भी होता है। तो मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना सेल के अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिक्रेशन निकल रहे हैं उनको सिक्रेट करवाना पैकेजिंग करके। ठीक है बेटा। तो ये इनके बच्चों मेन फंक्शन थे गोल्जी बॉडी। क्या स्केच देख लीजिए एक बार। आंचल ने और पायल ने अभी ज्वाइन किया। मैं रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इनकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं। इनका ये जो पार्ट है जो कॉन्वेक्स होता है, ईआर की ओर होता है, इसे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और ये जो पार्ट है जो कॉन्केव होता है, जो सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है, दिस इज ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस। ओके बेटा। और जो गोल्जी बॉडी है ये एक मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी सिक्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो वेसिकल्स में पैकेज होते हैं और गोल्जी बॉडी के कॉन्केव पार्ट से वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है। तो पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, सेल में सिक्रेशन करना। ठीक है। स्तंभ के एक्रोसोम पार्ट को फॉर्म करना
और लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन भी किससे होता है, गोल्जी बॉडीज से होता है, ईआर से भी होता है। ठीक है, तो ये इनके जो है फंक्शंस है। ठीक है बेटा, और गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स से होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल ले रहा हूँ लाइसोसोम्स। नेक्स्ट लेते हैं लाइसोसोम्स। इनकी जो डिस्कवरी है क्रिश्चियन डी डुवे ने की। ठीक है, लाइसोसोम की जो डिस्कवरी है वो क्रिश्चियन डी डुवे ने की, और ये सिंगल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। सेक लाइक छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, मेनली एनिमल सेल्स में पाई जाती है, फंगल सेल्स में भी पाई जाती है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होती है वो लाइसोसोम का काम करती है, और नंबर में कम होती है लाइसोसोम अगर प्लांट सेल में पाई जाती है तो। जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जो कि पीएच 5 के ऊपर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इनको एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये पीएच 5 के ऊपर फंक्शनल होते हैं, और लाइसोसोम के अंदर 50 टाइप के जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, प्रोटीनेज। ठीक है, इसके अलावा जो लाइसोसोम है इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स। सेकेंड लेते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। थर्ड लेते हैं रेजिडुअल बॉडीज, रेजिडुअल बॉडीज। और फोर्थ लेते हैं ओटोफैगोजोम, ओटोफैगोजोम्स। यहाँ पर दो टर्म लिख रहा हूं मैं, ओटोफैगी, ओटोलाइसिस, ओटोलाइसिस। एक और टर्म लिख देता हूं, सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लीजिए, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और इनकी डिस्कवरी क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी, और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो पीएच 5 के ऊपर वर्क करते हैं, फंक्शनल होते हैं। इन्हें हम एसिड हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। इनको 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है जिनके अंदर इनिशियली जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। सेकेंड लेते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। जब इन लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिनको डाइजेस्ट होना होता है, तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। फिर लेते हैं रेजिडुअल बॉडीज।
रेजिडुअल बॉडीज के जो लाइसोसोम जिनके अंदर रिमेनिंग जो मटेरियल या सब्सटेंसेस रह जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। ऑटोफैगोसोम के ऐसे लाइसोसोम जो कि सेल ऑर्गेनल्स को, डेड सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ऐसे लाइसोसोम जो कि डेड सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे लाइसोसोम जो कि डेड सेल ऑर्गेनल्स को अंदर ले लेते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 4 टाइप्स हैं इनके फंक्शन के बेसिस पर। नेक्स्ट लेते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी या ऑटोलाइसिस क्या? ऑटोफैगी का मतलब है कि कभी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल ऑर्गेनेल्स को जो है उनको एंगल्फ कर, जो लाइसोसोम्स हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो पूरी सेल में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इससे क्या होता है, सेल के पूरे जो ऑर्गेनल्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, और सेल जो होती है डेड हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कभी कभी सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं वो पूरी सेल में फैल जाते हैं और वो सेल के सारे ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस कहते हैं। और ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर होगी बात आपकी? इस कारण से कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये यूजफुल भी है कि जैसे कई बार क्या होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो कुछ सेल और कुछ जो पार्ट है जो नहीं चाहिए होते हैं आगे डेवलपमेंट में, तो वो लाइसोसोम के द्वारा ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि जो टेडपोल की टेल है, तो जब जो टेडपोल लार्वा है अडल्ट में डेवलप होता है फ्रॉग के अंदर, तो लाइसोसोम्स के द्वारा ही उस टेल पार्ट को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम्स के द्वारा कैथेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है जो कि उसको डाइजेस्ट करता है। तो कई जगह ये यूजफुल भी है। ठीक है बेटा, तो लाइसोसोम का टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट लेता हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं वैक्यूल्स। आप सबसे मैं बेटा मैं नोट्स बना रहा हूँ इस चैप्टर के, ठीक है, और मैं जल्दी भेजूंगा, सेंड करूंगा आपको। आप क्या करें, तब तक एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है बेटा। तो जिससे क्या है कि आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहेगा जो मैं रोज पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट लेते हैं वैक्यूल्स। बच्चों, जो वैक्यूल्स हैं ये भी यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं एंड डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन। अच्छा बच्चों, कल मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझाया था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैंने फंक्शंस आपको एक्सप्लेन किए थे। एक और फंक्शन है कि सेल को डिटॉक्सिफाई करना। सेल को डिटॉक्सिफाई करना ये कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा साइटोक्रोम P450 रिलीज होता है जो कि टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है, तो ये भी इनका फंक्शन है। नेक्स्ट लेते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जनरली प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है और ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इनकी जो डिस्कवरी है वो किसने की, डुजार्डिन जो है डुजार्डिन ने की वैक्यूल्स की डिस्कवरी। और मेनली ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, लार्ज होती है, इनके अंदर सेल शेप पाया जाता है। जो वेस्ट है या जो भी है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट भी इनके अंदर क्या है, सब्सटेंसेस मूव कर जाते हैं और वैक्यूल्स इन्हें स्टोर करती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है, प्रोटिस्ट है, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करती है। फूड वैक्यूल्स पाई जाती है, जब इनके अंदर फूड आ जाता है, फूड का डाइजेशन होता है तो वो फूड वैक्यूल्स बनती है। तो फूड वैक्यूल्स भी पाई जाती है अमीबा के अंदर जिनमें फूड का डाइजेशन होता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है जो एक्सेस जो भी वेस्ट है उसको बाहर रिलीज किया जाता है, तो सेल से एक्सक्रीशन में भी ये जो वैक्यूल्स है वो हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, जनरली प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल है स्टोर रहता है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट वगैरह है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है बेटा,
तो इस तरीके से वैक्यूल्स के जो है फंक्शंस देखने को मिलते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं 2-3 टर्म समझा देता हूं आपको। साइटोप्लाज्म, सबसे पहले लेते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, फिर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म, फिर लेते हैं साइटोप्लाज्म, फिर लेते हैं साइटोसोल। अब ये टर्म्स हैं बच्चों, बायो के अंदर टर्म्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो सबसे पहले सबसे बाहर जो है सेल वॉल पाई जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर का सेल का कंटेंट होता है। ठीक है बेटा, तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है कि जब प्लांट की सेल से सेल वॉल को यदि हम हटा दें, सेल वॉल को छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी है और अंदर का कंटेंट भी है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब उस सेल में से सेल मेम्ब्रेन को अगर आप काउंट नहीं करते हो, सेल मेम्ब्रेन को काउंट नहीं करते हो, तो पीछे जो पार्ट है वो क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया? वो प्रोटोप्लाज्म हो गया। प्रोटोप्लाज्म में से यदि आप न्यूक्लियस को छोड़ते हो, बाकी जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में से यदि आप सेल ऑर्गेनल्स को भी काउंट नहीं करते हो, तो केवल ओनली जो फ्लूइड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं केवल फ्लूइड पार्ट को। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए। प्रोटोप्लास्ट क्या है कि प्लांट सेल में से सेल वॉल को अगर आप काउंट नहीं करते हो, पीछे जो जितनी भी सेल है, पार्ट सेल पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट में भी यदि आप सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काउंट नहीं करते हो, तो वो पीछे क्या रह गया? जो प्रोटोप्लाज्म रह गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में भी अगर आप न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते हो तो वो साइटोप्लाज्म हो गया। और साइटोप्लाज्म में भी यदि आप सेल ऑर्गेनल्स को काउंट नहीं करते हो, खाली जो केवल फ्लूइड पार्ट है उसको देखते हो, तो वो क्या हो गया? साइटोसोल हो गया। ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं हम। ये तो हो गए बच्चों अब तक जो अपन ने किए, ईआर किया, ठीक है ना, ईआर को स्टडी किया, गोल्जी बॉडीज को भी स्टडी किया अपन ने, और गोल्जी बॉडीज के बाद में अपन ने स्टडी किया है लाइसोसोम्स को, वैक्यूल्स को। ये सब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। ये क्या है? एंडो मेम्ब्रेन का सिस्टम के पार्ट है। अब हम लेते हैं जो एंडोसिम्बायोटिक जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं लूंगा माइटोकॉन्ड्रिया को। डिस्कवर्ड बाय कॉलिकल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो कॉलिकर ने की इंसेक्ट मसल सेल से, एंड नेम गिवन बाय बेंडा। ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की? कॉलिकर ने की। और माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसने दिया? बेंडा ने दिया। और ये सेल ऑर्गेनल जो है डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, और लगभग सभी जो प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स हैं, उनमें ये सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। ठीक है ना, और प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन नंबर में ये कम होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन नंबर में कम होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है ना,
और ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है बेटा। और मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए। बच्चों ये स्केच है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है ना। और ये इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल जो है रेस्पिरेशन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में फोल्डेड होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टी।
ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इनके ऊपर ये पिन शेप्ड, ठीक है ना, पिन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम्स कहते हैं इन्हें हम। और इन्हें F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। ऑक्सीजोन्स, और इन्हें हम F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। और अंदर का जो फ्लूइड पार्ट है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिनमें कई एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये बच्चों डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि इनकी खुद की मशीनरी होती है जिससे ये अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खुद की कॉपी बना सकते हैं बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड होके दो नए माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। तो लेकिन कुछ जो प्रोटीन है वो कंट्रोल होती है न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा। कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा होता है, लेकिन कुछ ये खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की कई शेप्स पाई जाती है बच्चों, है ना। ये स्फेरिकल या राउंडेड या सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की इनकी शेप्स हमें ऑब्जर्व होती है। ठीक है बेटा, तो ये है। तो अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। इनके फंक्शंस की मैं बात करूं बच्चों, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनका मेन जो फंक्शन है रेस्पिरेशन करना। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, जो रेस्पिरेशन का पार्ट है। और एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जो ऑक्सीजोन्स हैं इनके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक था ये। आप स्केच देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, प्लास्टिड। बच्चों, प्लास्टिड्स जो है ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एल्गा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यूग्लिनोइड्स हैं, जो प्रोटिस्ट हैं, उनके अंदर भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, जो इनकी डिस्कवरी है वो अर्नेस्ट हैकल ने की थी। किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने की थी प्लास्टिड्स की डिस्कवरी। और जो प्लास्टिड्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो प्लास्टिड्स हैं बच्चों ये 3 टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सेकंड लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एंड थर्ड लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड्स है बच्चों ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है ना। और इनके 3 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ये क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। और इनके अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स हैं, लाइकोपीन है, जेंथोफिल्स है, फ्यूकोजेंथीन है। तो ये सब पिगमेंट्स ये स्टोर करते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि जो फ्लावर की जो पेटल्स हैं उनको कलर दे देते हैं ये। टोमेटो है, ब्रिंजल है, या कोई फ्रूट है, उनका जो कलर है
चिली का कलर है वो किस कारण से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जैसे कि जो टमाटर है, तो टमाटर का जो रेड कलर है वो लाइकोपीन के कारण से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो प्लांट के डिफरेंट फ्रूट को, फ्लावर्स को और डिफरेंट पार्ट्स को जो कलर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स हैं वो स्टोर रहते हैं। सेकेंड लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं अपन। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। एंड दे स्टोर्स द फूड, ये फूड के डिफरेंट कंपोनेंट को स्टोर करते हैं। ये 3 टाइप के हैं। ए लेते हैं एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। बी लेते हैं बच्चों, एमाइलोप्लास्ट हो गया। बी लेते हैं इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। और सी लेते हैं बच्चों एल्यूरोनोप्लास्ट, एल्यूरोनोप्लास्ट। और प्रोटीनोप्लास्ट। और क्या है बच्चों, प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है इनका जो एमाइलोप्लास्ट पार्ट है ये मेनली पोटैटो वे में पाया जाता है, ठीक है ना। इनके अंदर स्टार्च का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है, स्टार्च का स्टोरेज एमाइलोप्लास्ट में होता है, ठीक है। सेकेंड लेते हैं इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट के अंदर ऑयल का, किसका, ऑयल का, फैट का स्टोरेज होता है। इलियोप्लास्ट में ऑयल या फैट का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट लेते हैं एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। बच्चों जो एल्यूरोनोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट है इनके अंदर प्रोटीन का स्टोरेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है उनके अंदर ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जिसके स्केच को समझाते हुए बाकी के कंटेंट को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको कोई भी डाउट है यदि, तो वो आप मेरे से पूछ लीजिए।